दोस्तों वैसे तो दहेज उत्पीड़न जैसे मामले थानों में रोज दर्ज होते हैं दोस्तों, लेकिन कई मामले जांच के बाद झूठे पाए जाते हैं और इस बात से अदालतें भी अब सचेत हो चुकी हैं दोस्तों। और अगर किसी ने दहेज की झूठी शिकायत की तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। क्या कहना है एक केस के सिलसिले में मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसको आज हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके जिनके ऊपर झूठी एफआईआर या झूठे मुकदमे पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए हैं, पति और उसके घर वालों पर दोस्तों। आप समझते हैं दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा था अपने फैसले में कि किसी भी विवाहित महिला को घर का काम करने के लिए कहा जाना उसके प्रति क्रूरता नहीं है। पूरा केस समझते चलिएगा दोस्तों, अभी लीगल भाषा में, उसके बाद साधारण शब्दों में समझेंगे दोस्तों। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई शादीशुदा महिला घर का काम करती है तो उसकी तुलना नौकरानी के काम से नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार महिला अपने मायके में काम करती है उसी तरह वो अपने ससुराल में भी काम कर सकती है। और हाईकोर्ट ने यह फैसला एक महिला की याचिका पर सुनाया था जिसने अपने पति और ससुराल वालों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी 498A की दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि 498A अब खत्म हो रहा है, नया कानून आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये 84 में लागू होगा दोस्तों। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला ने झूठी शिकायत की तो उसे क्रूरता माना जाएगा। वहीं क्रूरता केस की परिस्थितियों पर निर्भर करती है दोस्तों। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि क्रूरता साबित करना, क्रूरता को आधार बनाकर तलाक के लिए याचिका दायर करने वाले की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। ये समझिएगा दोस्तों, और ये कानून है कि क्रूरता ऐसी होनी चाहिए जो कि सच हो। किसी भी तरीके का अगर झूठ होगा तो वो दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी महिला 498 का दुरुपयोग करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। और एक निर्दोष को सलाखों के पीछे भेजना सबसे बड़ा अपराध है दोस्तों। और इस मामले में भारत के संविधान में कोई निश्चित नियम में कानून तो नहीं बताया गया दोस्तों, लेकिन अगर किसी मामले में पाया जाता है कि महिला ने पति को झूठे केस में फंसाया है तो निश्चित कार्रवाई होती है। कई वीडियो में पीछे बना चुका हूं जब महिलाओं को जुर्माना तक भरना पड़ रहा है दोस्तों। अब महिला का आरोप क्या था वो समझते हैं दोस्तों, कि महिला का आरोप था कि उसके साथ क्रूरता की जा रही है, उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इसमें हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि पारिवारिक मकसद से घर का काम करना, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नौकर की तरह व्यवहार हो रहा है अगर कोई घर का काम कर रहा है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 498A दहेज एक्ट के तहत पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में सजा का प्रावधान है। मतलब 498 महिला की सुरक्षाओं के लिए बनाया गया। अब दहेज उत्पीड़न क्या कहता है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं कि 1951 में बने दहेज निरोधक कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही कानून है दोस्तों। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था कि जब भी आप पर दहेज लेने का मुकदमा दर्ज हो तो आप दहेज देने का मुकदमा जरूर दर्ज कराएं। और इसको और अच्छे से समझिएगा कि शादी के वक्त जो भी सामान दिया जाता है वो उपहार होता है, वो स्त्री धन होता है, वो दहेज नहीं होता है। और इन फ्यूचर जब भी कभी आप पर दहेज लेने का मुकदमा दर्ज हो तो अगेंस्ट में आप दहेज देने का भी मुकदमा दर्ज करा दे, ऑटोमेटिक मुकदमा झूठा वापस हो जाएगा। मेरा वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि 1983 में आईपीसी में संशोधन कर धारा 498 भी जोड़ी गई थी महिलाओं के लिए, उसकी तहत पत्नी को प्रताड़ित करने पर सजा दी जाती है दोस्तों। और 498 के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का पति और उसके खिलाफ जो परिजन होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब चूंकि ये गैर जमानती है दोस्तों और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, 498 है, और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों। लेकिन इसमें तुरंत गिरफ्तारी पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है कि कोई भी पुलिस वाला 498A में तत्काल गिरफ्तारी नहीं करेगा। इसमें आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। और एक चीज और समझिएगा दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ये कमेंट करते हैं कि लॉजिकली आपने अपने केस को लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। देखिए ये वीडियो बनाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप लॉजिकली समझ सकें और अपने केस को हैंडल कर सकें। और अगर आप डेट पर जब कोर्ट की तारीख होगी और अपने वकील के भरोसे रहेंगे कि वो जाएगा, वो नेक्स्ट डेट ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप हर फर्स्ट डेट पे, सेकेंड डेट पे अगर आप अपनी डेट पे उपस्थित रहेंगे, आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बातें रखेंगे, झूठी एफआईआर है तो हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 के तहत रद्द कराएंगे तो जल्द से जल्द इन झूठे मुकदमों से आप बाहर आएंगे। अदरवाइज वकील डेट लेता रहेगा, आप सालों चक्कर लगाते रहेंगे। आप समझते हैं दोस्तों कि दहेज हत्या पर कानून क्या कहता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर मुजरिम को कम से कम 7 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। और खास बात यह है दोस्तों कि शादी के 7 साल के दौरान अगर महिला की अगर किसी भी परिस्थिति में मौत हो जाती है तो पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या के मामले में आईसीपी की धारा 304B के तहत केस दर्ज होता है दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज और समझ लेते हैं दोस्तों कि दहेज प्रताड़ना का केस कब नहीं माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था दोस्तों कि 498A दहेज प्रताड़ना मामले में पति के रिश्तेदार के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना केस चलाना
इस कानून का दुरुपयोग है। इसी तरह कोर्ट ने कहा था कि बहू की ज्वेलरी सुरक्षा के लिए अपनी सेफ कस्टडी में रखना कानून के तहत दहेज प्रताड़ना नहीं है दोस्तों। और अलग रह रहे भाई को कंट्रोल करने में विफल रहना और उसे सामंजस्य बनाने की सलाह देना दहेज प्रताड़ना नहीं है। जैसा कि घर वाले गाइड करते हैं एक दूसरे को, पति और पत्नी को, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द था, मैं इसी शब्दों में समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि अगर किसी भी तरीके से घर में एक दूसरे को सलाह दी जाती है तो ये सब 498 में नहीं आता है। 498 में सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना आती है, जो कि फिजिकल और मेंटल प्रूफ भी करना होता है महिला को। इस पे मैं अगर कल परसों में वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, कि घरेलू हिंसा या 498 आपके ऊपर दर्ज होता है तो पत्नी को क्या क्या साबित करना होता है ताकि उसका केस आगे चल सके। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।